मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सीसीपी का मॉड्यूल बी का एक पार्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस। सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव और द एलोस दैट वी विल लर्न हियर, दैट इज first is we have to discuss what are the types of project appraisal we have, then what is the cost of project or what is the means of finance, then we will discuss the profitability estimates, what are the estimates that will assess the profitability in a business. Then we will calculate the DSCR. Then we will learn about the break-even point analysis, also the discounted cash flow analysis, and there are two certain things that are NPV and IRR, that is net present value and internal rate of return. Also, we will learn about the sensitivity analysis. So first, we will start from one by one. So पहले हम लोग को पढ़ना है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है। उससे पहले हमको ये जानना है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल मतलब क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट या बिजनेस शुरू करने से पहले उसे कुछ कुछ वायबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। उसको हम अप्रेजल कहते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल वी हैव। फर्स्ट मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल मतलब क्या होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उसका मार्केट में डिमांड कितना है। मतलब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं एक मशीन बनाऊंगा, जो क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है उसको फॉर्मेशन करेगा, तो उसका मार्केट में डिमांड कितना है वो देखने के लिए जो अप्रेजल किया जाता है उसको हम बोलते हैं कि मार्केट अप्रेजल। सो मार्केट अप्रेजल बेसिकली एम्स एट डिटरमाइनिंग और फोरकास्टिंग द टोटल मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द मार्केट शेयर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस विल ऑक्युपाई। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल अप्रेजल। जैसे कि मार्केट में डिमांड कितना है वो हम लोग देखें, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं उसका उस प्रोजेक्ट के साथ क्या लेना देना है, उसका उतना डिमांड है कि नहीं है। जो हम डिजाइन करने वाले हैं, प्लांट डिजाइन या लेआउट और द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, वो क्या ऑप्टिमम है, वो क्या एलिजिबल है, वो क्या आज के डेट में ऑब्सोलेट हो गया या आज के डेट में चालू है, वो देखने के लिए जो अप्रेजल किया जाता है उसको हम बोलेंगे टेक्निकल अप्रेजल। देन वी विल हैव टू डिस्कस द फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल तो मतलब हम समझ ही रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या उसका जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए कितना कॉस्ट बजटिंग करना पड़ेगा हमको, उसका नाम है फाइनेंशियल अप्रेजल। So this appraisal helps in evaluating the financial cost and benefit associated with a project. So इसके बारे में बहुत सारे मेथड्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, लाइक एनपीवी, आईआरआर एटसेट्रा, which will form in a which will form the financial performance of a company or the project. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक अप्रेजल। उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के लिए वो प्रोजेक्ट कितना मायने रखता है। वो जो 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 प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं वो इकोनॉमी के लिए कितना इफेक्टिव है, उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक अप्रेजल के अंदर हम लोग लेके आए। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस और द टर्म लोन। सो कुछ टर्म लोन किस चीज के लिए चाहिए। फर्स्ट हमको ये जानना है कि टर्म लोन होता क्या है। टर्म लोन मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं टर्म लोन। मतलब सिंपल सा फॉर्म में हम लोग ये बता रहे हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए एक हाउसिंग लोन हम लोग ले रहे हैं, तो हाउसिंग लोन क्या होता है, टर्म लोन होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका एसेट क्रिएशन हो रहा है। जो आप एक हाउस बनाइएगा वो तो ऐसा नहीं कि एक साल बाद आप छोड़ देंगे उसको, कि 5 साल बाद छोड़ देंगे उसको, आप सालों भर, 20 साल 30 साल के लिए आप लोग रखना चाहते हैं। तो आपका एक एसेट क्रिएशन हुआ जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन हुआ। सो दैट इज द टर्म लोन। लाइकवाइज इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, कोई भी हम मशीनरी या कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हम आज के लिए कर रहे हैं। वो दैट दैट वी विल डिस्कसिंग और दैट वी विल फॉर्मिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर देख के उसको बनाते हैं। सो सो प्रोजेक्ट और टर्म लोन में बी रिक्वायर टू फाइनेंस फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस एंड एज वेल एज रिटेल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए क्या है कि कोई स्पेसिफिक फाइनेंसिंग एसेट हम बना रहे हैं या कोई न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम लोग चाहिए। रिटेल पर्पस के लिए क्या, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन किया, जो भी एक एसेट क्रिएशन करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और द सो दैट इज द टर्म लोन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस। सो टर्म लोन में कुछ कुछ क्राइटेरिया है दैट ऑल डिपेंड ऑन द टेनियर। सो टेनियर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट एज द
फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म लोन और द डिमांड लोन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसमें दो चीज है, एक हमको इसमें बोला गया है कि शॉर्ट टर्म लोन एंड दूसरा है डिमांड लोन। तो इसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि शॉर्ट टर्म लोन मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लोन होगा, मतलब जो भी लोन का टेनर जो होगा वो 3 साल या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर द शॉर्ट टर्म लोन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड लोन? डिमांड लोन क्या होता है कि ऑन डिमांड जिसको भी हम क्लोज क्लोज किया जाता है, जो भी लेंडर है उसके पास राइट होता है कि ऑन डिमांड हम क्लोज कर सकते हैं, तो दैट इज द डिमांड लोन। एंड हियर क्या होगा, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन में क्या होगा कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और ईएमआई के तहत से इसको रिपे किया जाएगा। उसके बाद मीडियम टर्म लोन क्या होता है कि 3 साल से ऊपर बट 5 साल के भीतर वो लोन क्लोज होगा, तो इसको हम बोलेंगे मीडियम टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा कि 5 साल के ऊपर जो भी लोन होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। सो इसमें एक चीज क्या है कि वर्किंग कैपिटल और इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखिए। वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट एसेट क्रिएट करते हैं, बट टर्म लोन में हम लोग फिक्स एसेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है। वर्किंग कैपिटल में जो भी फैसिलिटी होगा उसको सेलिंग करके, जो भी आपको करंट एसेट क्रिएट हो रहा है उसको सेल करके उसको रिपे किया जाता है। बट टर्म लोन में हम लोग जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको देख के, वो इनकम को देख के उसको रिपे करते हैं। ये दो चीज है जो रिपेमेंट ऑफ सोर्स होता है करंट शॉर्ट टर्म लोन, दैट इज अ वर्किंग सॉरी दैट इज अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, एंड द टर्म लोन दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एसेट क्रिएशन। कोई भी लोन का पार्ट होता है एसेट क्रिएशन। शॉर्ट टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी में क्या होता है कि हम लोग करंट एसेट क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स एसेट क्रिएट करते हैं। तो जो भी करंट एसेट क्रिएट किया हुआ है उसको सेल करना पड़ेगा मार्केट में। हम लोग बेचेंगे तभी ना पैसा आएगा, तो बेचेंगे, पैसा आया उसको हम रिपे कर दिया, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो उसमें रिपे हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ टर्म लोन हम लोग फिक्स रेट क्रिएट करते हैं, फिक्स रेट क्रिएट करने के बाद उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट से हम लोग इसको क्लोज करते हैं, रिपे करते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेंड्स डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि टर्म लोन अप्रेजल अगर करेंगे तो क्या क्या हमको पॉइंट इसको रखना पड़ेगा नजर में। फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट or the TEV report. What is the TEV report that we will discuss later? That is a techno-economic viability. Then cost of project and means of finance, COP and MOS. Then projected profitability statement. Then DSCR, very important point. DER also a very important point. BEP, another very important point. So the three term is the most important point in terms of the project appraisal is DSCR, debt service coverage ratio, DER, debt equity ratio, and break even point. That is a BEP. Then SWOT analysis and sensitivity analysis, then cash flow and fund flow statement, then project implementation schedule, then repayment schedule. तो उसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टीवी होता क्या है, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी। कोई भी प्रोजेक्ट वो टेक्निकल और इकोनॉमिकल वायबिलिटी है कि नहीं है, वो कोई आउटसाइड एजेंसी जब उसको जांच करता है तो उसको हम टीवी स्टडी बोलते हैं। जनरली 5 करोड़ के अंदर कोई भी लोन होता है उसमें टीवी स्टडी का जरूरत नहीं होता है। पर 5 करोड़ के ऊपर अगर एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आरबीआई क्या कहता है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी शुड एंश्योर द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग टू बी मेड इन द प्रोसेस नोट टू दैट इफेक्ट। जो भी प्रोसेस नोट हम बनाएंगे उसका आउटसाइड एजेंसी से हमको क्या करना होगा, टीवी स्टडी लेना होगा। उसके बाद हमको उसको उसमें नोट करना होगा, नोटिंग करना होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें हमको है कि टीवी स्टडी किसमें चाहिए। मैं एक कोई टी गार्डन खोल रहा हूँ, उसमें हमको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, सीसी फैसिलिटी चाहिए 6 करोड़ का, क्या हमको स्पीड इन का जरूरत है? नो, बिकॉज टीवी स्टडी इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द टर्म लोन प्रपोजल, नॉट इन द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। फाइन। देन सीओपी एंड एमओएफ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस और द सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है, दैट इज अ लैंड, साइट डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स। देन प्लांट मशीनरी भी आएगा, कोई अदर प्रिलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हुआ वो भी आएगा। कॉन्टिजेंसीज आएगा। व्हाट इज द कॉन्टिजेंसीज? कॉन्टिजेंसी मतलब है कि आज हमको ये पता नहीं है कि ये मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है,
बट है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसको मुझे क्या मिलने वाला है फ्यूचर में मैंने जानता नहीं, तो उसको हम डालेंगे कॉन्टिजेंसी में। जैसे कि मैंने कोई बैंक गारंटी इशू कर दिया, पैसा तो मैंने दिया नहीं, लेकिन बैंक गारंटी उसको दे दिया। मतलब क्या हुआ, गारंटी हमने दे दिया कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो हम पैसा भरेंगे, लेकिन वो डिफॉल्ट करेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी है नहीं है मेरे पास। लेकिन पैसा क्या आज मैंने लगाया उस पर नहीं लगाया, तो वो मेरा एक है, लेकिन वो डाउटफुल है कि होगा या नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। Then working capital margin, that is also in the part of cost of project. What is the source of finance? Like share capital, either equity capital, it may be, or it may be preferred capital. Then internal accruals, then term loan from bank or FI, then unsecured loan, and then subsidies. तो कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को एस्टिमेट करेंगे? सबसे पहले देखना होगा कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका अर्निंग कैपेसिटी कितना है। मतलब जो अर्निंग होगा उसी को देके ही ना हम लोन को रीपे करेंगे, तो अर्निंग कैपेसिटी होना चाहिए तब लोन को रीपे किया जाएगा। Then also we have to understand the capacity of the unit to service the share capital or surplus available with the unit to finance its future growth. जो भी हमारे पास कैपेसिटी है एक यूनिट का, उसको कितना हम शेयर कैपिटल सर्विस कर सकते हैं, जो भी सरप्लस अवेलेबल होता है उसको लेके, ताकि फ्यूचर में आगे बढ़ सके। तो एस्टिमेट किस किस के ऊपर हम करेंगे? फर्स्ट इज इंस्टॉल कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना कितना यूनिट की इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है उसके ऊपर एक हम लेआउट बनाएंगे। देन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ इनपुट और आउटपुट, दैट इज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन प्लांट ओवरहेड, देन लेबर कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस, दैट इज द estimates that will be prepared based on the cost of production data। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट है, वो है फिनेंशियल फिजिबिलिटी। कुछ कुछ पैरामीटर है जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके तो हम डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो, देन रिटर्न ऑन टोटल एसेट एंड नेटवर्थ, देन एफएससीआर एंड एसीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन बहुत लोग इसको स्किप करता है, लेकिन दिट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इन असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। देन डीएससीआर, देन बीईपी, then gross present value and net present value, that will come later. Then sensitivity analysis, average cost of capital, then internal rate of return। फाइन। अभी एक के बाद एक शुरू करते हैं हम लोग। देखिए जो भी स्लाइड हम बनाते हैं या जो भी स्लाइड बना हुआ है इसमें तो उतना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। कैसे होता है नहीं होता है, जैसे जैसे कि मान लीजिए डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहला चीज है कि रेशियो एनालिसिस में कुछ भी आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे नहीं है वो भी हमको बताएंगे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर रेशियो एनालिसिस कैसे याद रखें, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में इतना रेशियोज है, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो। तो इसको याद रखने के लिए